दोस्तों आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है गुप्त काल। कुषाण के बाद गुप्त वंश का उदय होता है। इनकी स्थापना लगभग 319 से लेकर 20 ईस्वी के पूर्व होती है। 200 वर्षों से भी अधिक समय तक ये शासन करते हैं। गुप्त शासकों ने व्यापार, साहित्य, कला, स्थापत्य विज्ञान एवं तकनीकी के विकास को बहुत प्रोत्साहित किया। इसी कारण इन्हें गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अब हम गुप्त वंश के बारे में थोड़ा देखते हैं। गुप्त वंशावली में जो प्रथम शासक रहता है वो श्रीगुप्त और द्वितीय शासक इसमें घटोत्कच रहता है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा बहुत प्रभावशाली शासक नहीं रहते हैं। इनमें जो सबसे प्रथम शक्तिशाली शासक होता है वो चंद्रगुप्त प्रथम होता है। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण करी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया था। इनकी रानी का नाम कुमार देवी था जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। इस वैवाहिक संबंध ने गुप्त सत्ता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। अब हम आइए देखते हैं समुद्रगुप्त को। ये समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के ही पुत्र हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हैं और ये एक महान विजेता भी हैं। पश्चिमी इतिहासकार इन्हें इनकी तुलना नेपोलियन से करते हैं। ये आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। दक्षिणापथ के 12 राज्यों को जीतने के बाद उनसे उपहार प्राप्त कर मुक्त कर दिया। विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध घोड़ा अंकित मुद्रा को भी चलाया था। इन्होंने समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर ने की थी, जो इलाहाबाद पर, अभी इसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं, में स्थित अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। आपको हम दिखा देते हैं प्रयाग प्रशस्ति पर लिखे हुए जो अक्षर हैं वो इसी तरीके के हैं। ये हम लोगों को समझ में तो अभी नहीं आएंगे, लेकिन ये उस समय के लिखे हुए अक्षर हैं। अब आइए पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। समुद्रगुप्त का ये बेटा होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि राजगद्दी पर बैठता है। इसने लगभग 400 वर्षों से मालवा और गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया था। शक विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करी थी। कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठते हैं। स्कंदगुप्त के शासन में गुप्त साम्राज्य पर हूणों का आक्रमण हो जाता है और हूण जो हैं ये मध्य एशिया के क्रूर और बर्बर जाति के लोग थे। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हूणों को हरा देते हैं और स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी किया गया था। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश के उत्तराधिकारी शासक हूणों का प्रहार नहीं रोक पाते हैं। बुद्धगुप्त के समय ही गुप्त साम्राज्य विकृत हो जाता है और 6ठी शताब्दी के आरंभ में गुप्त वंश का अंत हो जाता है। आइए यहाँ के प्रशासन के बारे में देखते हैं। गुप्त काल में सम्राट का शासन केंद्र से होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद गठित होती थी, जिसे अमात्य कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य भुक्ति, इन्हें प्रांत भी कहते हैं, इसमें विभाजित था और प्रांत के प्रमुख को उपरिक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। गुप्त काल में राज्य के अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दान दी जाती थी, यानी कि इन्हें पैसा नहीं दिया जाता था, भूमि दे दी जाती थी। और बहुत पुराने समय से ही चली आ रही जो राजस्व प्रणाली थी ये उसी का अनुसरण कर रहे थे। सामान्यतः कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। अब यहाँ के धर्म के बारे में देखते हैं। जो गुप्त शासक रहते हैं ये वैष्णव धर्म अनुयायी रहते हैं। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण करी थी। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। अब गुप्त साम्राज्य की कुछ उपलब्धियां हम देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखेंगे। गुप्त साम्राज्य में जो
उपलब्धियां हमें देखने को मिलती हैं। इनमें पहली उपलब्धि ये थी कि संगीत के बारे में गुप्त सम्राट जो होते हैं वो संगीत के प्रेमी रहते हैं। कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को भी दिखाया गया है। अब हम यहाँ की कला के बारे में देख लेते हैं। स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला इस युग की महान देन है। भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा और शिवलिंग ही शेष रह गया है। गुप्तकालीन मंदिर का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो कि झांसी में है। मूर्तियाँ हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों से संबंधित हैं। मूर्ति का निर्माण सफ़ेद बलुआ पत्थरों से हुआ है। गुप्त काल में विशेष प्रकार के पत्थर के स्तंभ भी बनाए जाते थे। औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, इसके पास अजंता की गुफा प्रसिद्ध है और गुफा की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन किया गया है जिसे भित्ति चित्र कहते हैं। इन चित्रों का रंग आज भी ऐसे है जैसे शुरू में हुआ करता था। आइए अब यहाँ के साहित्य के बारे में देखते हैं। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत अधिक प्रगति की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न होते थे। इन 9 रत्नों में एक कालिदास भी थे और कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम है। इसी काल में शूद्रक ने मृक्षकटिकम तथा विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं और इसी कालों में पुराणों की रचना प्रारंभ हुई थी तथा विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की रचना भी की गई थी, जिसमें यानी कि पंचतंत्र में जो कहानियाँ हैं वो बच्चों को सूझबूझ की जानकारी देती हैं। रामायण तथा महाभारत को भी इसी समय अंतिम रूप दिया गया था। अब यहाँ के विज्ञान के बारे में देख लेते हैं। इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई थी। जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक इस काल में थे वे थे आर्यभट्ट और इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य का चक्कर लगाती है। इनके सम्मान में ही भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था। महरौली का लौह स्तंभ वैज्ञानिक प्रगति का एक बेजोड़ नमूना है जो कि आज तक वैसे ही खड़ा है और इसमें कोई जंग नहीं लगी है। वाराह मिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। वाराह मिहिर ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई ऐसी शक्ति है जो चीज़ों को ज़मीन के साथ चिपकाए रखती है। आज इसी शक्ति को हम गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते हैं। फारयान इन्हीं के समय में भारत आता है, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आता है। वे चंद्रगुप्त के शासन के बारे में बहुत अच्छा लिखता है, बताता है कि उसके समय में प्रजा सुखी थी, लोग धनी थे, स्वतंत्रतापूर्वक व्यवसाय करते थे, भोजन की समुचित व्यवस्था थी, चोरी का कहीं नामो निशान नहीं था, शांति थी, प्रजा एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे। फारयान ने पाटलिपुत्र में एक चिकित्सालय देखा था और उसने देखा था कि चिकित्सालय में रोगियों को मुफ्त दवा देने की व्यवस्था थी। नगर में ऐसी अनेक संस्थाएं थीं जहां दीन दुखियों की मदद तथा अपाहिजों की सेवा की जाती थी। गुप्त काल के लोग दानी और दयालु प्रवृत्ति के भी थे। गुप्त काल में लोग लहसुन और प्याज व शराब का सेवन नहीं करते थे, वे अहिंसक भी थे और सत्यवादी भी थे। दोस्तों, ये चैप्टर भी पूरा हो गया है। इसमें कुछ जो मेन चीज़ बचा है वो ये है कि गुप्त वंश की शुरुआत लगभग 319 से 20 ईस्वी शुरू होती है और 550 ईस्वी तक चलती है। इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त ये सभी शासक बनते हैं। ये इसके कुछ क्वेश्चन हैं। यहाँ पे मिलान हो गया है लेकिन इसको आप भी करें और ये इसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें और आप बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं। आज के लिए इतना ही। अब हम आगे मिलेंगे अपने अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।